12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 की हिंदी यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो आपके 13 मार्च 2024 को होने वाला है। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको बहु देखने को मिलेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके हिंदी यूनिवर्सिटी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम देख लेते हैं, जो कि आपके 13 मार्च के पेपर में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आत्म परिचय जो कविता है उसमें क्या संदेश दिया गया है। आत्म जो परिचय कविता है उसके माध्यम से कौन सा संदेश दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सभी से प्रेम करने का संदेश इसमें दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा इसमें द ऑप्शन, सभी से प्रेम करने का इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इसका जो सही आंसर है लोग भूल गए, यह वाला उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव ने किस तरह जो कौन विलाप करने लगा। तो लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव की तरफ है जो राम जो है वो इसमें विलाप करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मी था। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी था। नेक्स्ट है इंद्र सेना के को लेखक ने क्या नाम दिया। तो इंद्र सेना को लेखक ने जो मेंढक मंडली नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पहलवान चांद के गुरु का नाम क्या था। पहलवान चांद के गुरु का नाम था बादल सिंह। क्या नाम था, बादल सिंह था। अगला प्रश्न आपके ये है कि विचारों की अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है। तो उसको भाषा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, आपके प्रश्न पूछा जाएगा। विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है, उसको भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेशन पीरियड का पारिभाषिक शब्द क्या कहलाता है। तो उसको परिवीक्षा काल कहते हैं। प्रोबेशन पीरियड का जो पारिभाषिक समानार्थक हिंदी शब्द होता है वो परिवीक्षा काल कहलाता है। परिवीक्षा काल हो जाएगा। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार का माध्यम कौन सा है। तो इसका उत्तर करेंगे हम इसमें सर्वाधिक जो खर्चीला जनसंचार वो है इंटरनेट। इंटरनेट सबसे खर्चीला साधन है। फिर आपके अगला प्रश्न है आलेख की भाषा की विशेषता क्या है। तो आलेख की भाषा की विशेषता क्या है। आलेख है जो एक तो सहज होना चाहिए, एक सरल होना चाहिए, एक रोचक होना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका उत्तर कर देंगे। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो सिल्वर वेडिंग कहानी जो है उसकी मूल संवेदना है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। स वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। पुराने नगर भारत का लैंडस्केप किसे कहा जाता है। तो बौद्ध स्तूप को पुराने नागर भारत का जो लैंडस्केप कहा जाता है। बौद्ध स्तूप इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपके 12 हो गए अभ्यास सदा वाले। अब हम देख लेते हैं आपके रिक्त स्थान वाले जो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी भाषा में परिवार में लगभग कितनी बोलियां सम्मिलित हैं। तो हिंदी भाषा परिवार में लगभग जो हिंदी के परिवार में जो लगभग 18 बोलियां सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है एप्लीकेंट के लिए सही हिंदी शब्द क्या होगा। तो एप्लीकेंट होता है आवेदक। क्या होता है वो, आवेदक को एप्लीकेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है अनिल ने सुनील से कहा कि तुम बेल हो, वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति है। तो इसमें आपकी लक्षणा है। कौन सी इसमें, लक्षणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ किया जाता है तो वहाँ कौन सी लक्षणा मानी जाती हैं। तो वहाँ पर जो लक्षणा मानी जाती है वो प्रयोजनवादी मानी जाती हैं। ठीक है, इसमें आपको प्रयोजन भी लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं काली घटा का गमन घटा काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपके यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें, यमक अलंकार हो जाएगा। फिर आपके तीसरे प्रश्न के जो उत्तर हैं उसके उत्तर आपको ये अपठित गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके देना है। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती हैं, उसकी अटारियाँ मीनार गुंबद बनते हैं, लेकिन मीनार बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध सुगम है, मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्माओं के अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं है, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है, इसके लिए कानून है और जिसके वह इधर उधर नहीं जा सकता है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है, किसी भी तरह वह जो रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को पूरे भरे पूरे परिवार में तो किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का जो आनंद है वो इस आनंद से ऊंचा है। इसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो पहला प्रश्न आपके ये पूछा गया है कि उचित शीर्षक बताना। आपको ये गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा। तो इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो लिखेंगे हम इसमें साहित्य का आधार जीवन। साहित्य का आधार जीवन लिखेंगे। साहित्य का
आधार जीवन कि साहित्य का आधार जीवन इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। साहित्य और जीवन में गहरा संबंध क्या है? तो साहित्य का आधार ही जीवन है, यही इसमें गहरा संबंध है। साहित्य का आधार ही जीवन है, यही इसमें गहरा संबंध है। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? तो मनुष्य आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। इसका उत्तर हो जाएगा आनंद। ठीक है, आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। साहित्य के आनंद का आधार क्या है? तो साहित्य के आनंद का आधार सुंदर और सत्य को पाना है। सुंदर और सत्य को पाना इसका जो आधार है। परिमिति का मतलब क्या होता है? परिमिति का मतलब होता है सीमित। परिमिति का मतलब क्या होता है? सीमित होता है। नेक्स्ट है, जीवन किसकी सृष्टि है? तो जीवन जो है वो परमात्मा की सृष्टि है। इसमें लिखेंगे हम इसमें परमात्मा, जीवन परमात्मा की सृष्टि है। फिर आपके चौथे प्रश्न में अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने। ऋषि मुनियों साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनके तप से पूत हुई ये भारत देश की स्वर्णिम माटी, जिनके श्रम से चली आ रही है युग युग से अविरल परिपाटी, जिनके संयम से शोभित हैं जन जन के माथे पर चंदन, कठिन आत्ममंथन के हित से जो असी धारा पर चलते हैं, पर प्रकाश हित पिघल पिघल कर मोम दीप सा जलते हैं, जिनके उपदेशों को सुनकर संवर जाए जन जन का जीवन, सत्य अहिंसा जिनके भूषण, करुणामय है जिनकी वाणी, जिनके चरणों से है पावन भारत की यह अमिट कहानी, उनके ही आशीष शुभेच्छा पाने का करता है पद वंदन। तो इसमें आपको जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर देने हैं। ऋषि मुनि साधु संत नमन करने योग्य क्यों हैं? क्योंकि ये जो ऋषि मुनि है, साधु संत है, वो तप का, एक तो तप का, एक श्रम का, तप का श्रम का, और एक तप का श्रम का और संयम का, तप का श्रम का और संयम का ये आदर्श प्रस्तुत करने के कारण ऋषि मुनि साधु संत ये सभी नमन करने योग्य हैं। नेक्स्ट है, ऋषि मुनि अपनी किन विशेषताओं के कारण वंदनीय है? तो ऋषि मुनि अपनी सत्य अहिंसा और मधुर वाणी के कारण वो वंदनीय है। ठीक है, सत्य अहिंसा और जिनकी मधुर वाणी है इसके कारण वो वंदनीय है। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो भारत के ऋषि मुनि हो जाएगा, भारत के ऋषि मुनि। नेक्स्ट है, असी धारा पर चलते हैं पंक्ति में क्या आशय है? तो असी धारा पर चलते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्वयं कष्ट पर झेलना, लोक हित में दूसरों के भले के लिए स्वयं में जो कष्ट झेलना, वो इसका उत्तर हो जाएगा। जन जन का जीवन कैसे संवर जाता है? तो जन जन का जो जीवन है वो ऋषि मुनियों के उपदेश सुनकर सहज जाता है। वाणी शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से, इनका आपको लाभ बताना है। तो प्रिंट मीडिया के कौन कौन से लाभ है? एक तो प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा और मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। किसी भी पृष्ठ या समाचार को पहले और बाद में पढ़ा जा सकता है, ये प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता। अगला प्रश्न आपके पतंग कविता का प्रतिपाद्य कीजिए। पतंग कविता का आपको प्रतिपाद्य बताएं। तो पतंग कविता जो है आलोक दनवा की एक लंबी कविता है। इस कविता में कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छा और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए एक सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है।